वेलकम इन क्लास। तो चैप्टर फर्स्ट अपना चल रहा था व्हेन वेयर एंड व्हाई, क्यों कब कैसे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इतिहास को किस तरह पढ़ा जाता है वो हम देख रहे थे। तो यहाँ हम लास्ट जो हमने छोड़ा था कि अगर कोई अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियंस हम देखें हिस्ट्री को, तो वो वर्णन करेगा अपने वायसरायज एंड गवर्नर जनरल्स के बारे में। तो यहाँ उनके नाम कुछ दिए गए थे। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। रूल्स ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फिर एंडेड अप विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट डीड ऑफ अदर्स, ठीक है। अन्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अन्य के नाम इसने बताए हैं। हेस्टिंग है, वेलीजली है, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन, ठीक है। इट वाज ए सिमिलरली नेवर एंडिंग सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ठीक है। और ये क्या लगता है, ये इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला है एक तरीके से। और इस तरह के इतिहास में, ठीक है, जो सभी जो डेट्स होती हैं वो लिंक होती हैं उनकी पर्सनली, उनके व्यक्तित्व से, एक्टिविटी से, उनकी पॉलिसीज, नीतियों से, अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों से, ठीक है। उनमें यही दर्शाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री अपन देखें, इट वाज इफ देयर वाज ए नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स एंड वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और ये इस तरह की हिस्ट्री है जो ये बताती है कि इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, इनके अलावा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। द chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India। इन लोगों के जीवन क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग ब्रिटिश, अगर कोई हिस्टोरियन हुआ, ब्रिटिश इतिहासकार हुआ, तो इस तरह से वो दर्शाएगा, ठीक है, इनके कार्यकाल को दर्शाएगा। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इन ए डिफरेंट वे। क्या हम इसी हिस्ट्री को, इतिहास को किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हाउ डू वी फिक्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, ठीक है। गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौकड़े में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। कि इनका राज्य चल रहा था, तो उसमें हम जो भारत के अंदर थे, विभिन्न तरह की जातियाँ चलती थी, वर्ग चलते थे, ठीक है, उन पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, उसे समझते हैं आगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू ए चैप्टर। जब भी हम कोई हिस्ट्री, इतिहास लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उन्हें चैप्टर में विभाजित कर देते हैं, विभिन्न अध्यायों में विभाजित करते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमें ये इसलिए करना पड़ता है, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोरेंस, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, सामंजस्य पैदा किया जा सके, ठीक है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, जैसे एक के बाद दूसरा हमें अगर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री देखें अपन, तो एक के बाद दूसरा गवर्नर जनरल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये इस तरह होता है कि उसे कहानी को कहानी के रूप में इस तरह पिरोया जाता है कि एक सेंस पैदा किया जा सके, उसका कुछ मतलब हो और उसे याद किया जा सके आराम से, फॉलोड, उसको फॉलो किया जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, ठीक है। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं, उसको कहने में मददगार होती हैं, समझने में मददगार होती हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स। इतिहास जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल उनके आसपास घूमता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। उनके इतिहास में जो भारतीयों की जो एक्टिविटी, गतिविधियां हैं, वो फिट नहीं होती हैं, ठीक है। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। वाट देन डू वी डू, ठीक है। फिर इसके लिए क्या करें, क्लियरली वी नीड अनोदर फॉर्मेट। तो फिर क्लियरली बात सही तरीका यही है कि हमें फिर दूसरा खाका चाहिए, दूसरा फॉर्मेट चाहिए फॉर आवर हिस्ट्री, हमारी इतिहास के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गेस्ट हैव द सिग्निफिकेंस देयर अर्लियर हैड। तो जो पुरानी जो दिनांक, जो
तारीख हैं वो फिर अब महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। इसके लिए नई तारीखें हमें लेनी होंगी। ए न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। तो इसके लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण, नई जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी अगर हमें भारतीय की दृष्टि से इतिहास को देखना है तो। नेक्स्ट अपना हाउ डू वी पीरियडाइज। ठीक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। ठीक है, अवधियाँ कैसे तय करते हैं, तो ये देखिए आगे। इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल, जिनका नाम हम पहले भी सुन सकते हैं, 1817 में ये एक स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट यानी आर्थिक शास्त्री और पॉलिटिकल फिलोसोफर और राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने पब्लिश किया एक मैसिव 3 वॉल्यूम एक महाकाव्य। ठीक है, 3 विशाल खंडों में पब्लिश किया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसका नाम क्या था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम से। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इन्हें 3 पीरियड्स में बांटा। ठीक है, इस 3 अवधि में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। पहले हिंदू का इतिहास, फिर मुस्लिम एंड फिर ब्रिटिश। दिस पीरियड कैम बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी हुआ, इसको काफ़ियों ने स्वीकारा भी। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। अगर हम इनके तरीके से इंडियन हिस्ट्री को देखें तो क्या कोई समस्या है, तो आगे देखते हैं। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, कि हमें इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। ठीक है, अवधि क्यों तय करते हैं। वाई डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइम। हम एक दौर की इसकी भी एक वजह है। ठीक है, an attempt to capture the character of a time, its central feature as they appear to us। हम इसमें क्या करते हैं, केंद्रीय तत्वों को, जो मूल जो तत्व हैं, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोक्रेट, द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सारे हम समय को बांटते हैं। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, वो हमारे विचार रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट के लिए। ठीक है, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम द पीरियड टू द नेक्स्ट। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा अवधियों में इस तरह बांटा जाता है कि एक अवधि में ये चेंज हुए और इन चेंजों के कारण आगे ये बदलाव आए। अब जो मिल थे, मिल थॉट दैट द एशियन सोसाइटी, जो एशिया की जो सोसाइटी है, समाज है, वर एट ए लोअर लेवल, उनका जो लेवल था, वर्ग था, वो नीचे आता है ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप की सभ्यता से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो उनके कथनानुसार, ठीक है, इतिहासानुसार, बिफोर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोट्स रूल्ड द कंट्री, कि उनके आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का राज चलता था। तो आगे मिल सकते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब धार्मिक बैर, कास्ट टेबूज, जातीय बंधता, सुपरस्टिशंस मीन अंधविश्वास, प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। ठीक है, अंधविश्वासों क्या था, बोलबाला था सामाजिक जीवन में। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट, अब ब्रिटिश रूल जब आया तो मिल ने फेल्ट किया, मतलब महसूस किया, कुड सिविलाइज इंडिया, कि यह जो है ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो भारत को क्या कर सकता है, सभ्य कर सकता है। टू डू दिस इज़ वाट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, कि इस काम के लिए जरूरत है कि इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और ये महत्वपूर्ण था इसके लिए कि इसके लिए जो यूरोपियन मैनर्स से इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एंड इंस्टीट्यूशन एंड लॉज, और जो वहाँ के जो लॉज है उनको मतलब यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, यहाँ शुरू किया जाए।
in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. मिल्स का तो यह तक मानना था कि जो भारत की सारी टेरिटरी है, ठीक है, समस्त भूभाग पर ब्रिटिश को कब्जा कर लेना चाहिए, ब्रिटेन को कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, वहाँ के लोगों को सुखी जीवन प्रदान किया जाए, ठीक है, और ज्ञान का प्रकाश दिया जा सके। उनके कहते अनुसार कि ब्रिटिश से पहले भारत में कुछ नहीं था, ठीक है, सभ्यता थी ही नहीं। फॉर आइडिया वर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, ठीक है, उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस। इन द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। क्या भारत के आने से पहले, जब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, जो मिलने माना कि ब्रिटिश के आने से पहले भारत में बिल्कुल अंधकार था, एक कंसेप्शन, ये जो अवधारणा है वो एक्सेप्टेड टुडे, क्या वो स्वीकार की जा सकती है? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। एक अन्य मामले में इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है। डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मीन अगर राजा, अगर कोई एक धर्म का हुआ, एक फेथ का हुआ, तो प्रजा भी सारी मुस्लिम ही होगी। एक मुस्लिम हुआ तो पूरी मुस्लिम, या हिंदू राजा हुआ तो सारे हिंदू प्रजा होंगे, और वर्ग भी तो वहाँ पे रहता होगा, तो उनकी समस्या, उनकी इतिहास या सभ्यता नहीं चलती होगी। तो एक ही धर्म के तरीके से नहीं देख सकते इस चीज़ को, इतिहास को। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? ठीक है, क्यों उस धर्म में शासक को ही देखा जाता है मेनली? To do so is to suggest that the beliefs and the practices of the others do not really matter। कि अदर जो वहाँ रहते थे, अदर धर्म के लोग, इसका मतलब तो हम ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके को कोई महत्व नहीं था, और जो धर्म के लोग रहते थे, ठीक है। वी शुड आल्सो रिमेंबर, हमें यह भी याद रखना चाहिए, दैट एवन रूलर्स इन एनिसेंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर दैट सेम फेथ। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मीन एक जगह हिंदू राजा का राज्य है, दूसरी जगह मुस्लिम भी मिलता था। तो एक ही पूरे युग को एक ही धर्म के बेस पे नहीं देखा जा सकता था। अब आगे देखिए, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जो ब्रिटिश ने वर्गीकरण किया हमारे इतिहास का, उससे अलग हटकर देखते हैं, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एनिशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो जो भारत के इतिहासकार हैं, ठीक है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर किस रूप में दर्शाया गया है? उन्होंने दर्शाया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, और यहाँ दर्शाया गया एनिशिएंट, प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकालीन एंड आधुनिक काल। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। और इस डिवीजन, जो ये वर्गीकरण किया गया, इसकी भी अपनी प्रॉब्लम है। इट्स ए पीरियडाइजेशन दैट इट्स बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। और ये पश्चिम से लिया गया वर्गीकरण है, वेयर मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस आधुनिक काल का मतलब है विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है इसमें, ठीक है। और मिडिवल वाज ए टर्म, और जो मध्ययुगीन जो काल है उसको कहा जाता है, उसको ऐसे वर्णित किया जाता है, मध्ययुगीन काल को ऐसा काल माना जाता है जहाँ आधुनिक काल की ये सुविधाएं या जो भी विशेषताएं मौजूद नहीं थी, ठीक है, डिड नॉट एग्जिस्ट।
कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, कॉलोनियल। वाट इज कॉलोनियल, हम इसका ही मोस्ट है अपने आप में, इसका अर्थ हमें आना चाहिए, ठीक है। तो वाट इज कॉलोनियल, उपनिवेश क्या है। इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule। तो यहाँ आप इस किताब में पढ़ेंगे ब्रिटिश किस तरह यहाँ आए भारत में और उन्होंने पूरे भारत को जीता और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, इनको यहाँ के लोकल नवाब और स्थानीय नवाब और राजाओं को दबा गया। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप ये भी यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे इस किताब के अंदर कि उन्होंने किस तरह जो यहाँ की इकोनॉमी है, आर्थिक है और सोसाइटी समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, दबदबा स्थापित किया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, यहाँ से वो राजस्व इकट्ठा करते थे और अपने सारे खर्चे उनसे ही वो करते थे। बाउट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, जो भी उनको चीज़ चाहिए थी सबसे सस्ते दामों पर खरीदते थे। प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जो उनको बाहर भेजनी होती थी फसलें, उनका ही उत्पादन यहाँ करवाते थे। उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बस उनको जो भेजनी है वहाँ पे, जैसे नील की खेती आगे आएगा अपने, तो वो पढ़ेंगे, उनसे उनको लाभ होता तो वो सब जगह नील की खेती करवाने लग गए। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दे कम अबाउट एज ए कंसिक्वेंस। और आप ये भी जानेंगे ब्रिटिश शासकों की और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, ये भी अपन देखेंगे धीरे धीरे। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्राउट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो आप ये भी देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। अब यहाँ से इसकी क्वेश्चन चालू होती है। व्हेन द subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, ठीक है, कितना बदलाव आ गए। सब कुछ अपनी मर्जी से करते थे, उस देश का कुछ नहीं, ठीक है, अपने हित को सर्वोपरि रखते थे, अपने लाभ को सर्वोपरि। तो जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं, कॉलोनाइजेशन। यू विल हाउएवर फाइंड ऑल द क्लासेस एंड द ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस द सेम वे। आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक जैसा महसूस नहीं करते थे। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड अवर पास्ट इन द रूरल। और इसी कारण यहाँ पे मेरा सिर्फ एक का मतलब इतिहास नहीं दिया गया इसका नाम, ठीक है, एक का अतीत नहीं कहा गया। इस बुक का नाम आवर पास्ट बोला गया है, हमारा अतीत। एक पे केंद्रित नहीं होता, एक पे ही असर नहीं पड़ता, ठीक है, किसी घटना का, सब पे अलग अलग असर पड़ता है। उसी को देखेंगे इस किताब के अंतर्गत। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।